नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एफएम गोल के परिवार में। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पिछले सेशन में हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के बैच में क्लास ले रहे थे और राजनीतिक सिद्धांत के बैच में हम लोगों ने अभी एक ही क्लास ली है और उस एक क्लास में हम लोगों ने देखा है। क्या देखा? हम लोग देख रहे थे क्या चैप्टर था हमारा पहला कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, क्षेत्र, उपागम और पद्धतियाँ। तो हमने देखा कि राजनीतिक सिद्धांत जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, एक राजनीति, दूसरा सिद्धांत। पहला राजनीति, दूसरा सिद्धांत। राजनीति का अर्थ मैंने क्या बताया था कि सार्वजनिक कल्याण के लिए किया गया कार्य, यानी कि सार्वजनिक कल्याण के विषय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? राजनीति कहलाता है। इतना मैंने आपको बताया। सिद्धांत का क्या मतलब होता है? क्रमबद्ध अध्ययन। यदि इसका हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? कि सार्वजनिक कल्याण के विषय में किए गए कार्य का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। इतनी बात मैंने आपको बताई होगी साथियों, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये जो राजनीति होती है, राजनीति का संबंध किससे होता है साथियों? तो राजनीति का जो संबंध होता है वो राज्य में होने वाले क्रियाकलाप से होता है। राज्य में होने वाले क्रियाकलाप से होता है। ये जो राजनीति होती है इसका केंद्रीय विषय क्या होता है? राजनीति का केंद्रीय विषय क्या है? तो राजनीति का केंद्रीय विषय क्या है साथियों? राज्य है। राजनीति का केंद्रीय विषय क्या है? राज्य है। अर्थात एक राज्य में होने वाले कोई भी गतिविधि, एक राज्य में जितनी भी गतिविधियां होती हैं सब क्या कहलाती हैं? सब राजनीति कहलाती है साथियों, ठीक है ना। ये सभी बातें मैंने आपको बता दी होंगी साथियों, ठीक है ना। इतनी बात मैं आपको बता चुका था। ये जो राज्य होता है, ये जो राज्य होता है तो राज्य किससे मिलकर के बना है? तो राज्य साथियों समाज से मिलकर के बना है। किससे बना है? राज्य समाज से बना है। और साथियों आप जानते हैं कि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है वैसे वैसे राज्य में भी परिवर्तन आता है, और जैसे जैसे राज्य में परिवर्तन आता है वैसे वैसे साथियों राज्य की जो राजनीति है उसमें भी परिवर्तन आने लगता है साथियों, उसमें परिवर्तन आने लगता है। ये जो राजनीतिक सिद्धांत है इसका उदय साथियों कब हुआ? राजनीतिक सिद्धांत का उदय जो हुआ वो हमने बताया था आपको कि 16वीं शताब्दी में हुआ। कब? आधुनिक काल में, यानी कि 16वीं शताब्दी में हुआ। पूछा जाए तो कहाँ हुआ? तो साथियों यूनान में हुआ। राजनीतिक सिद्धांत का उदय कहाँ पर हुआ? तो यूनान में हुआ। लेकिन इसका विकास कहाँ पर हुआ? तो इसका विकास हुआ यूरोप में। इसका विकास कहाँ पर हुआ? यूरोप में हुआ। एक्चुअली साथियों जो राजनीति है क्या है? तो राजनीति एक, मैंने आपको बताया, राजनीति एक प्राचीन कला है। राजनीति क्या है? राजनीति एक प्राचीन कला है साथियों। मैंने आपको बताया था कि एक है भारतीय राजनीतिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, भारतीय राजनीतिक चिंतक के जनक कौन? कौटिल्य। और एक है चीनी विचारक कन्फ्यूशियस। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक है चीनी विचारक कन्फ्यूशियस और एक है भारतीय राजनीतिक चिंतन के जनक कौन? कौटिल्य। इन्होंने राज्य सिद्धांत की अपेक्षा, इन्होंने साथियों राज्य सिद्धांत की अपेक्षा नीति शास्त्र एवं शासन कला पर अधिक जोर दिया है। यानी कि चीनी विचारक कन्फ्यूशियस और भारतीय राजनीति विचारक कौटिल्य, इन्होंने राज्य सिद्धांत की अपेक्षा नीति शास्त्र और शासन कला पर अत्यधिक जोर दिया है साथियों। राजनीति की जो अंग्रेजी होती है वो क्या होती है? पॉलिटिक्स होती है। राजनीति की अंग्रेजी क्या होती है? पॉलिटिक्स होती है ना। पॉलिटिक्स जो है वो लैटिन शब्द पॉलिस से मिलकर के बना है। किससे निकला है? लैटिन शब्द पॉलिस से निकला है, जिसका अर्थ होता है एक नगर राज्य। एक नगर राज्य। तो एक नगर राज्य में होने वाली गतिविधियां क्या कहलाती हैं? सब राजनीति कहलाती हैं। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। तो मैं आपको बता रहा था कि अरस्तु पहले ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अरस्तु पहले ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया साथियों। ये जो हमारे प्लेटो थे, अरस्तु से पहले कौन थे? प्लेटो थे। तो प्लेटो जो थे, प्लेटो के विचारों में राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र का मिश्रण था।
प्लेटो के विचारों में किसका मिश्रण था? राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र का मिश्रण था। इसलिए हमने उन्हें दार्शनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा था। किनको? प्लेटो को। मैंने आपको बताया कि प्लेटो के विचारों में राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र इन दोनों का मिश्रण था, इसलिए हमने उन्हें क्या कहा? दार्शनिक राजनीति का जनक कहा। लेकिन ये जो हमारे अरस्तु थे, अरस्तु ने राजनीति शास्त्र से नीति शास्त्र को पूर्णतः पृथक किया। साथियों, अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र क्या किया? पूर्णतः पृथक किया और राजनीति को क्रमबद्ध और वैज्ञानिक बनाया। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु ने साथियों राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान कहा। अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान कहा। साथियों, राजनीति को भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। भिन्न भिन्न विचारकों ने अलग अलग नामों से राजनीति को पुकारा है। साथियों, जैसे हमारे हैं विलियम गाडविल। कौन है? विलियम गाडविल। विलियम गाडविल ने राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। विलियम गाडविल ने राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। एक है हमारे फ्रेडरिक पोलक। फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति का विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। राजनीति का विज्ञान, कौन सा विज्ञान? राजनीति का विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। किसने? फ्रेडरिक पोलक ने। एक है हमारे बिस्मार्क। कौन? बिस्मार्क। बिस्मार्क ने राजनीति को संभाव्य कला कहा। साथियों, बिस्मार्क ने राजनीति को क्या कहा? संभाव्य कला कहा। ये जो हमारे फ्रेडरिक पोलक हैं, फ्रेडरिक पोलक ने साथियों राजनीति को कितने भागों में बांटा? तो 2 भागों में बांटा। एक सैद्धांतिक राजनीति, दूसरी कौन सी? व्यवहारिक राजनीति, है ना। एक पहली सैद्धांतिक राजनीति, दूसरी व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति का संबंध राज्य की मूल समस्याओं से बताया। यानी कि जो सैद्धांतिक राजनीति है उसका संबंध किससे है? तो राज्य की मूल समस्याओं से है। और जो व्यवहारिक राजनीति है, व्यवहारिक राजनीति का संबंध राज्य के क्रियाकलाप से है, राज्य में होने वाले क्रियाकलाप से है। ये बात मैं आपको बता रहा था साथियों, ठीक है। ये बात हमने पिछले सेशन में की थी। आज क्या है हमारे पास? तो देखिए साथियों, ये जो राजनीतिक सिद्धांत होता है, ये जो राजनीतिक सिद्धांत होता है, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? ये भैया 2 प्रकार का होता है। राजनीतिक सिद्धांत कितने प्रकार का होता है? तो भैया 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का? पहला तो होता है हमारा परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। कौन सा? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। और दूसरा होता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, या फिर इसी के लिए हम व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत भी बोलते हैं। चलिए लिखिए, राजनीतिक जो सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत जो है वो कितने प्रकार का साथियों? वो हमारा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का भैया? 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? पहला जो होता है उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। दूसरा होता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। एक होता है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, एक होता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को हम दूसरा नाम इसे बोलते हैं व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है। ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है ये कब से कब तक विद्यमान रहा?
तो साथियों 16वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी से और ये 19वीं शताब्दी तक 19वीं शताब्दी तक क्या रहा, विद्यमान रहा। ठीक है। और ये जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है ये कब से कब तक, ये 20वीं शताब्दी में आया। कब आया भैया, 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी ये कब आया, तो ये आया कब, 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया साथियों। ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई है ना। मैं एक साथियों डायग्राम बना रहा हूँ, उसी डायग्राम के आधार पर आपको एक ही चित्र में दोनों ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, डायग्राम हमारा ये है कि ठीक, ये क्या है ऊपर, ये है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, ये कब से कब तक, ये 16वीं शताब्दी से लेकर, ये कब से कब तक भैया, 16वीं शताब्दी से लेकर और 19वीं शताब्दी तक विद्यमान रहा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगला है हमारा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत ये कब आया, तो ये 20वीं शताब्दी में। कब भैया, 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। इतनी बात आपको पता चल गई होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के बारे में कुछ बातें। ये जो साथियों परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, इसका जो दृष्टिकोण है, क्या, इसका जो दृष्टिकोण है वो क्या है, वो दार्शनिक है। वो क्या है, दार्शनिक दृष्टिकोण है। मतलब केवल विचारों में ही बातें हैं, व्यवहार में नहीं। केवल विचारों में है, कल्पनाओं में है, व्यवहार में उन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप सुबह शाम सोचते होंगे हम ये कर लें, हम वो कर लें, लेकिन उन चीज़ों का आप जो उन चीज़ों को व्यवहार में नहीं उतारते होंगे। ठीक है ना। तो ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, इसका जो दृष्टिकोण है वो क्या है, दार्शनिक है। ये जो है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, ये तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता। तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता। यह किस पर बल नहीं देता, यह तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता। यह आदर्शों, मूल्यों एवं मानकों पर आधारित है। यह आदर्शों, मूल्यों, मानकों पर आधारित है। यह आदर्शों, मूल्यों, मानकों पर आधारित है साथियों। यह संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है। यह क्या देता है, यह संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है। यह संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है। यह किस पर बल देता है, तो यह संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की उपेक्षा करता है। और मनुष्य के राजनीतिक
व्यवहार की उपेक्षा करता है। मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की उपेक्षा करता है, मतलब उसको जानने का जो काम है वो नहीं करता। तो मैंने आपको बताया कि ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है इसका दृष्टिकोण क्या है, तो इसका दृष्टिकोण साथियों दार्शनिक है। क्या दृष्टिकोण है इसका? दृष्टिकोण दार्शनिक है। ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है ये तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता। यह तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता। यह आदर्शों, मूल्यों और मानकों पर बल देता है। यानी कि यह तथ्यों, आदर्शों, मानकों पर आधारित है या फिर इन पर बल देता है। यह संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है। किस पर बल देता है? तो यह संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास नहीं करता। और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास या नहीं करता या फिर उसकी उपेक्षा करता है। साथियों, यह राज्य सरकार एवं संप्रभुता, यह राज्य सरकार एवं संप्रभुता के अध्ययन पर बल देता है। के अध्ययन पर बल देता है। मैंने आपको बताया कि यह क्या करता है, ये राज्य सरकार एवं संप्रभुता के अध्ययन पर बल देता है। ये जो है साथियों परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत ये स्वायत्त नहीं है, यह स्वतंत्र नहीं है। यह अपनी अध्ययन सामग्री किससे प्राप्त करता है? तो यह अपनी अध्ययन सामग्री इतिहास, दर्शन, कानून आदि से प्राप्त करता है। लिखिए यह है, यहाँ लिखिए यह है स्वायत्त नहीं है, यह अपनी अध्ययन सामग्री, यह अपनी अध्ययन सामग्री दर्शन, इतिहास, यह अपनी अध्ययन सामग्री इतिहास, दर्शन और कानून से प्राप्त करता है। यह अपनी अध्ययन सामग्री किससे प्राप्त करता है? तो साथियों दर्शन, कानून और इतिहास से अपनी अध्ययन सामग्री प्राप्त करता है, इसलिए यह स्वायत्त नहीं है। इसमें कौन कौन सी पद्धति प्रयोग की जाती हैं? तो साथियों यह ऐतिहासिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति एवं कानूनी पद्धति पर आधारित है। लिखिए यह ऐतिहासिक पद्धति, कानूनी पद्धति और दार्शनिक पद्धति। इस दार्शनिक पद्धति का दूसरा नाम क्या होता है? चिंतन मूलक पद्धति। चिंतन मूलक पद्धति पर आधारित है।
पर आधारित है, चिंतन मूलक पद्धति पर आधारित है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत किस पद्धति पर आधारित है, तो चिंतन मूलक पद्धति पर आधारित है या फिर दार्शनिक पद्धति पर आधारित है। ठीक है ना साथियों, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। यदि इसमें बात करी जाए तो उपागम कौन कौन से प्रयोग हुए, जो इसमें पद्धति प्रयोग हुआ साथियों वही इसमें उपागम प्रयोग हुआ। लिखिए, यह है ऐतिहासिक उपागम, कानूनी उपागम और दार्शनिक उपागम पर आधारित है। तो इतनी बात आपको पता चल गई होंगी साथियों। यहाँ पर एक बात और लिख लीजिएगा, ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है ये निगमन पद्धति पर आधारित है। कौन सी निगमन पद्धति, कौन सी पद्धति भैया, निगमन पद्धति पर आधारित है। कौन सी पद्धति, निगमन पद्धति। जब मैं आपको प्लेटो पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया कि निगमन पद्धति क्या होता है, कि निगमन पद्धति हम उसे कहते हैं जो सामान्य से विशेष की ओर चलता है। जो कहाँ चलता है, जो सामान्य से विशेष की ओर चलता है, अर्थात कहा जाए तो जिसका उत्तर हमें पहले से मालूम हो। जिसमें मैंने आपको बताया था गणित, ज्यामितीय और ये जो दर्शन है ये किस पर आधारित है, ये निगमन पद्धति पर आधारित है। गणित और ज्यामिति किस पर आधारित होते हैं, तो ये हमारे निगमन पद्धति पर आधारित होते हैं। हमें पता है कि 2 और 2 को मिलाकर 4 ही आएगा, है ना। हमें पता है आंसर में कि x बराबर 1 आएगा या फिर x बराबर -1 √2 आएगा। ठीक है ना, हमें पता होता है, इसलिए हमने निगमन पद्धति कहा। तो निगमन पद्धति हम किसे कहते हैं, जिसमें हमें उत्तर पहले से मालूम हो या फिर जो सामान्य से विशेष की ओर चले। तो ये किस पर आधारित है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, ये हमारे निगमन पद्धति पर आधारित है। साथियों, मैंने आपको क्या बताने का प्रयास किया है आज, मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, मैंने आपको शुरू से बताऊं तो मैंने आपको बताया कि जो राजनीतिक सिद्धांत है 2 प्रकार का होता है। पहला परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत या फिर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत। ये जो साथियों परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है कब से कब तक विद्यमान रहा, तो 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक यह विद्यमान रहा साथियों। वहीं मैंने आपसे बात करी तो कि भैया ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कब से कब तक विद्यमान रहा, तो ये 20वीं शताब्दी में आया। इसका अस्तित्व कब आया, तो ये 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया साथियों। ठीक है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह अस्तित्व में आया। चलिए साथियों, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है इसमें क्या होता है, इसका जो दृष्टिकोण है, इसका दृष्टिकोण कैसा है, तो इसका दृष्टिकोण दार्शनिक है साथियों। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का दृष्टिकोण कैसा है, दार्शनिक है। यह तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता। यह किस पर बल नहीं देता, यह तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता। यह आदर्शों, मूल्यों और मानकों पर आधारित है। किस पर, आदर्शों, मूल्यों और मानकों पर आधारित है ना। और यह संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की उपेक्षा करता है। किस पर बल देता है, यह संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है, जैसे राज्य, सरकार, संप्रभुता, इन सब के अध्ययन पर बल देता है। इसका मतलब यह संस्थाओं के अध्ययन पर बल देते हुए मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास इसने नहीं किया, अर्थात इसकी उपेक्षा करी। यह संस्थाओं के अध्ययन में ही उलझा रहा, इन्होंने मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास नहीं किया साथियों। ठीक है, अगला मैंने आपको बताया कि यह राज्य, सरकार एवं संप्रभुता के अध्ययन पर बल देता है। मतलब ये क्या है, संस्थाओं के अध्ययन पर ही इसने बल दिया, संस्थाओं के अध्ययन में ही उलझा रहा। राज्य, सरकार एवं संप्रभुता, मैंने आपको बताया कि यह स्वायत्त नहीं है। ये क्या नहीं है, ये स्वायत्त नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो अपनी अध्ययन सामग्री प्राप्त करता है, ये किससे प्राप्त करता है,
तो ये दर्शन, इतिहास और कानून से अपनी अध्ययन सामग्री प्राप्त करता है साथियों। यदि इसमें बात करी जाए तो कौन कौन सी पद्धत प्रयोग होती हैं, तो इसमें ऐतिहासिक पद्धत, कानूनी पद्धत और दार्शनिक पद्धत, इसको बोलते हैं चिंतन मूलक पद्धत, ये सभी पद्धत इसमें प्रयोग होती हैं, अर्थात इन पर आधारित है। इसमें उपागम की बात करें तो उपागम कौन कौन से प्रयोग हुए, तो ऐतिहासिक उपागम, कानूनी उपागम और दार्शनिक उपागम के पर यह आधारित है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कौन सी पद्धत, निगमन पद्धत पर आधारित है साथियों। निगमन पद्धत मैंने आपको बताया कि निगमन पद्धत हम उसे बोलते हैं जिसमें हमें उत्तर पहले से मालूम हो या फिर जो सामान्य से विशेष की ओर चले साथियों, ठीक है ना। चलिए अगला बात करते हैं इसकी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, इसका भी थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं हम लोग। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के बारे में यदि हम देखें, इसका जो दृष्टिकोण है, इसका जो दृष्टिकोण है साथियों, इसका दृष्टिकोण कैसा है, तो इसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। क्या है, इसका दृष्टिकोण कैसा है, वैज्ञानिक है। कैसा दृष्टिकोण है इसका, इसका दृष्टिकोण साथियों वैज्ञानिक है। यह तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है, लेकिन परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता, लेकिन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत या फिर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। लिखिए साथियों, यह है तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। यह तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। यह मनुष्य को राजनीतिक व्यवहार पर बल देता है। लिखिए, यह है मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर बल देता है। जहां मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत संस्थाओं के अध्ययन में ही उलझा रहा और उसने मनुष्य के राजनीतिक सिद्धांत को जानने का, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास नहीं किया साथियों। वहीं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या किया, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में यह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर बल देता है, अर्थात इसने मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास किया साथियों, ठीक है। इसमें यदि पद्धत की बात करी जाए, इसमें यदि पद्धत की बात करी जाए तो इसमें कौन कौन सी पद्धत, इसमें वैज्ञानिक पद्धत, इसमें वैज्ञानिक पद्धत, कौन सी पद्धत, वैज्ञानिक पद्धत और वैज्ञानिक उपागम, और वैज्ञानिक उपागम पर आधारित है। ये किस पर आधारित है, तो वैज्ञानिक पद्धत और वैज्ञानिक उपागम पर यह आधारित है। यह कौन सी पद्धति पर आधारित है, तो साथियों यह आगमन पद्धति पर, ये निगमन पद्धति पर, तो यह आगमन पद्धति पर आधारित है। कौन सी पद्धति, आगमन पद्धति, आगमन पद्धति। आगमन पद्धति क्या होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि निगमन पद्धति में क्या होता है कि हम सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं, लेकिन इसमें हम क्या चलते हैं, इसमें क्या चलते हैं, निगमन पद्धति में, निगमन पद्धति में हम क्या चलते हैं, सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं। सामान्य से क्या चलते हैं, विशेष चलते हैं। लेकिन ये जो हमारा आगमन पद्धति है, आगमन पद्धति में हम कहाँ चलते हैं, इसमें हम उल्टा चलते हैं, यानी विशेष से सामान्य की ओर। कहाँ चलते हैं, विशेष से सामान्य की ओर चलते हैं, ठीक है ना। इसमें हमें उत्तर पहले से मालूम होता है, उत्तर इसमें पता होता है, लेकिन हमें इसमें उत्तर नहीं पता होता है। इसमें उत्तर हमें नहीं पता होता है। तो आगमन पद्धति क्या होती है, जो विशेष से सामान्य की ओर चलती है, उल्टा चलती है, विशेष से सामान्य की ओर। इसमें हमें उत्तर नहीं पता होता है साथियों, ठीक है। इतनी बात आपको पता चल गई। आगमन पद्धति
या फिर इसे हम अनुभव मूलक पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? अनुभव मूलक पद्धति भी बोलते हैं। अनुभव मूलक पद्धति। अनुभव मूलक पद्धति का मतलब है कि हम करके सीखते हैं, अनुभव करने से सीखते हैं। पहले कर लेंगे, उसके बाद हम कुछ काम सीखेंगे। अनुभव मूलक पद्धति मतलब करके सीखना एक प्रकार से। ये जो हमारा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, ये क्या है? ये स्वायत्त है। ये क्या है? स्वायत्त है। ये क्या है? ये स्वायत्त है, नहीं स्वतंत्र है। और ये जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, ये कब अस्तित्व में आया साथियों? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया। कब अस्तित्व में आया? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया। अस्तित्व में आया। यह है कब अस्तित्व में आया? तो भैया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया। मैंने साथियों आपको इसमें क्या बताया, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में ये किस पर आधारित है? तो ये आगमन पद्धति या फिर अनुभव मूलक पद्धति पर आधारित है। इसका दृष्टिकोण है वो क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यह तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है, लेकिन परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता। यह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर बल देता है। वहीं जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, ये संस्थाओं के अध्ययन में ही उलझा रहा। इसने मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास नहीं किया, बल्कि साथियों ये जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, इसने मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर बल दिया, यानी कि उसने जानने का प्रयास किया। इसमें कौन कौन सी पद्धति? इसमें वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक उपागम पर ये प्रयोग हुई, मतलब इन पर आधारित है। यह क्या है? ये स्वायत्त है। ये किसी से भी अपनी अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं करता। ये क्या है? ये स्वतंत्र है एक प्रकार से कहा जाए तो। ये कब अस्तित्व में आया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया। कब? 20वीं शताब्दी में। ठीक है। ठीक है साथियों, ये कब अस्तित्व में आया? तो यह 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया साथियों। ठीक है साथियों, चलिए अब मैं बात करता हूं, ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है साथियों, ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित कुछ प्रमुख कथन है साथियों। क्या है? कुछ प्रमुख कथन है। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं साथियों। मैं इसे कर देता हूं, मैं इसे रफ कर देता हूं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए जरा 5-7 मिनट का टॉपिक और बचा है, हम लोग उसे भी देखते चलें। ठीक है साथियों, बिल्कुल बिंदास तरीका से आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है साथियों। ठीक है, क्योंकि हम भी काफ़ी मेहनत करते हैं साथियों आप लोगों के लिए, और आप लोग भी अपने मेहनत कीजिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए साथियों। ठीक है, चलिए क्या हमारा परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, डालिए साथियों परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत ये कब से कब तक विद्यमान रहा? तो 16वीं शताब्दी से लेकर और 19वीं शताब्दी तक ये क्या रहा? ये विद्यमान रहा साथियों। लिखिए, टॉपिक डालिए परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित प्रमुख कथन। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित प्रमुख कथन। चलिए एक है साथियों कौन? गार्नर है। क्या है? गार्नर है। गार्नर का कथन है। गार्नर का क्या कथन है साथियों? गार्नर कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का उदय एवं अंत राज्य में होता है।
क्या कहते हैं गार्नर? गार्नर कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का उदय एवं अंत कहाँ होता है? राज्य में होता है। कहाँ होता है भैया? राज्य में होता है। ये कौन कह रहे हैं? तो गार्नर कह रहे हैं। गार्नर ने क्या कहा? तो राजनीतिक विज्ञान का उदय एवं अंत कहाँ होता है? तो भैया राज्य में होता है। राजनीतिक विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा गार्नर ने दिया है साथियों। नोट नंबर डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए, नोट क्या लिखिए? राजनीतिक विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा गार्नर ने दी। गार्नर ने दिया। तो राजनीतिक विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने दिया? तो गार्नर ने साथियों दिया। एक हमारे गेटल, कौन है? गेटल। गेटल कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के साथ साथ राज्य संगठन एवं राजनीति के मूल तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहते हैं गेटल? गेटल कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत, लिखिए, गेटल के अनुसार, गेटल के अनुसार, गेटल के अनुसार, गेटल के अनुसार, गेटल क्या कहते हैं? गेटल के अनुसार राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अतीत, वर्तमान एवं भविष्य, लिखिए, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अतीत विज्ञान, अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के साथ साथ, एवं भविष्य के साथ साथ, भविष्य के साथ साथ राज्य संगठन एवं राजनीति के मूल तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। राज्य संगठन एवं राजनीति के मूल तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है। तो साथियों मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि गेटल के अनुसार, गेटल क्या कहते हैं कि गेटल कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के साथ साथ राज्य संगठन एवं राजनीति के मूल तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। साथी, किसने कहा? गेटल ने कहा। पोलक ने क्या कहा? फ्रेडरिक पोलक। क्या का नाम उनका? फ्रेडरिक पोलक। फ्रेडरिक पोलक कहते हैं कि राजनीति शास्त्र उसी तरह से एक विज्ञान है जिस तरह से नीति शास्त्र एक विज्ञान है। लिखिए, पोलक के अनुसार, पोलक के अनुसार कौन है भैया? पोलक के अनुसार, पोलक के अनुसार। क्या नाम इनका? फ्रेडरिक पोलक के अनुसार, फ्रेडरिक पोलक के अनुसार। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं राजनीति शास्त्र उसी तरह से एक विज्ञान है, राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र उसी तरह से एक विज्ञान है, एक विज्ञान है, उसी तरह से एक विज्ञान है जिस तरह से नीति शास्त्र एक विज्ञान है। जिस तरह से, लिखिए, जिस तरह से नीति शास्त्र, कौन भैया? नीति शास्त्र एक विज्ञान है, एक विज्ञान है।
तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि फ्रेडरिक पोलक ने क्या कहा। फ्रेडरिक पोलक कहते हैं कि राजनीति शास्त्र उसी तरह से एक विज्ञान है जिस तरह से राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है साथियों। ठीक है, एक कौन है, एक है लॉर्ड ब्राइस। कौन है? लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस क्या कहते हैं? राजनीतिक विज्ञान मौसम विज्ञान की तरह एक परिवर्तित विज्ञान है। कौन है? लॉर्ड ब्राइस। कौन है भैया? लॉर्ड ब्राइस। नंबर 5 लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस क्या कहते हैं? लॉर्ड ब्राइस क्या कहते हैं? लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान, लिखिए, लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान मौसम विज्ञान की तरह, मौसम विज्ञान की तरह एक परिवर्तित विज्ञान है, एक परिवर्तित विज्ञान है। मौसम विज्ञान की तरह एक परिवर्तित विज्ञान है। तो लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान क्या है? एक मौसम विज्ञान की तरह एक परिवर्तित विज्ञान है। जिस तरह से मौसम बदलता रहता है उसी तरह से हमारा राजनीति भी बदलती रहती है। कौन कहते हैं? तो लॉर्ड ब्राइस कहते हैं। लॉर्ड ब्राइस ने ये साथियों कहा। एक हमारे बिलोबी। कौन है? बिलोबी। तो बिलोबी क्या कहते हैं? बिलोबी कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य, सरकार एवं कानून की व्याख्या की जाती है। बिलोबी क्या कहते हैं? लिखिए, बिलोबी का कथन है। नंबर 5 हमारे बिलोबी। कौन है भैया? बिलोबी का कथन है। बिलोबी का कथन है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, यानी कि राजनीतिक विज्ञान में राज्य, सरकार एवं, लिखिए, राजनीतिक विज्ञान में राज्य सरकार एवं कानून की व्याख्या की जाती है। कानून की व्याख्या की जाती है। क्या की जाती भैया? कानून की व्याख्या की जाती है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि भैया बिलोबी का कथन है। बिलोबी कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में राज्य, सरकार एवं कानून की व्याख्या की जाती है। किसने कहा? तो बिलोबी ने कहा साथियों। ये क्या थे? हमारे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित कुछ साथियों हमारे कथन थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गार्नर का कथन है। गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का उदय एवं अंत राज्य में होता है। राजनीति विज्ञान का उदय एवं अंत कहाँ होता है? राज्य में होता है। तो कौन कहते हैं? हमारे ये गार्नर ने कहा साथियों। और गार्नर ने राजनीति विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दिया। तो राजनीति विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने दी? तो गार्नर ने दी। किसने दी? गार्नर ने दी। गेटल क्या कहते हैं? गेटल कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के साथ साथ राज्य संगठन एवं राजनीति के मूल तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहते हैं गेटल? गेटल कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के साथ साथ राज्य संगठन एवं राजनीति के मूल तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। एक अपने पोलक, फ्रेडरिक पोलक। तो फ्रेडरिक पोलक क्या कहते हैं? राजनीति शास्त्र उसी तरह से एक विज्ञान है जिस तरह से नीति शास्त्र एक विज्ञान है ना। तो राजनीति शास्त्र उसी तरह से विज्ञान है जिस तरह से नीति शास्त्र एक विज्ञान है। एक अपने लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान मौसम विज्ञान की तरह परिवर्तित विज्ञान है। लॉर्ड ब्राइस क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान मौसम विज्ञान की तरह एक परिवर्तित विज्ञान है साथियों। अगले आते हैं अपने बिलोबी। बिलोबी क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान में राज्य, सरकार एवं कानून की व्याख्या की जाती है। क्या कहते हैं बिलोबी? कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य, सरकार एवं कानून की व्याख्या की जाती है। ये क्या साथी? हमारे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित
परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से संबद्ध है। ठीक है साथ, ये सभी बातें। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए साथियों, बने रहिएगा, नया बैच है और सही से अपने पढ़ाई करें बिंदास तरीक़ा से। धन्यवाद, नमस्कार।